हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा 2016 का जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप किस राजनीतिक दल के उम्मीदवार थे? ग्रीन पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी और कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन। जो डोनाल्ड ट्रंप थे पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के, वो रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित थे। और जो नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, वो किससे हैं? वो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। तो अमेरिका में ये दो मेजर पार्टियां हैं, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। इन दोनों के बीच में ही चुनाव होता है और राष्ट्रपति बनता है। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित थे और जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित हैं। ठीक है। अमेरिका में जो संसद होती है उसको कांग्रेस कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अमेरिका की जो संसद है उसको कांग्रेस कहा जाता है। ये द्विसदनीय व्यवस्था है जिसमें जो निम्न सदन होता है उसको बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। निम्न सदन को क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, ये बोलते हैं निम्न सदन को। और जो उच्च सदन होता है उसको बोला जाता है सीनेट। उच्च सदन को सीनेट बोला जाता है। तो अमेरिका में ये द्विसदनीय व्यवस्था है। अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से थे और जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को एंड तक देखें, जरूर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। भारत सरकार का नीति आयोग कब से अस्तित्व में आया? तो भारत सरकार का जो नीति आयोग है वो 1 जनवरी 2015 से अस्तित्व में आया था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था इसको। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का गठन सन 1950 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में। पंचवर्षीय योजनाओं के संचालन के लिए हुआ था। इसको 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग में चेंज कर दिया गया और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का सीईओ जरूर आपको याद रखना है, पूछा जाता है। भारत की जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो भारत की जीएसटी परिषद का अध्यक्ष है वित्त मंत्री। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। भारत में जीएसटी लागू कब हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। जीएसटी का जो अध्यक्ष होता है वो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। वर्तमान में कौन है वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमण। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य का मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो, राज्यपाल की अनुपस्थिति में दायित्वों का निर्वहन करता है थर्ड ऑप्शन, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 160 के तहत प्रावधान है कि राज्यपाल का आकस्मिक रूप से यदि पद रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति किसी पड़ोसी राज्य के राज्यपाल या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यकारी राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है? ये भी क्वेश्चन आता है। तो एक कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से राज्यपाल का पद लिया गया है और संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 160 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल यदि आकस्मिक पद से हट जाता है तो उसके स्थान पर राष्ट्रपति किसी पड़ोसी राज्य के राज्यपाल या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति को दायित्वों का निर्वहन दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए 2 वक्तव्यों पर विचार करना है। कथन ए है, राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है। तो बिल्कुल सही बात है, ये राज्यपाल को हटाया नहीं जा सकता, ये इच्छा पर्यंत रहता है राष्ट्रपति की। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है, ये बिल्कुल गलत बात है। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो संविधान के अनुच्छेद 155 में है निहित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आ सकता है कि राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है?
तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत होती है और नियुक्तिकर्ता कौन है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रह सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अर्थात राष्ट्रपति बिना कोई कारण बताए, बिना किसी प्रक्रिया के किसी भी समय पद से हटा सकता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन कौन रह सकते हैं? महान्यायवादी, केंद्रीय मंत्री और राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, बिल्कुल सही बात है, ये हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 से संबंधित है। अनुच्छेद 163 राज्य मंत्री परिषद, ये भी सही बात है, इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं, जो कि गलत है। राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं इसमें नहीं है। अनुच्छेद 156 में तो राज्यपाल का कार्यकाल है, ठीक है, राज्यपाल का कार्यकाल अनुच्छेद 156 में दिया गया है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल दिया गया है, जो कि कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है, शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक होता है, ठीक है। राज्यपाल की जो योग्यता हैं वो किस अनुच्छेद में दी गई हैं? तो राज्यपाल की योग्यताएं अनुच्छेद 157 में दी गई हैं। देखो ये जितने भी अनुच्छेद हैं इस क्वेश्चन में सारे की सारे इंपॉर्टेंट हैं। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में, अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में, अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्री परिषद के बारे में और अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालक शक्तियों के बारे में बताया गया है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है, 154 राज्य की कार्यपालक शक्तियां। अगला क्वेश्चन है, राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। तो ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि इसमें जो उच्च न्यायालय का प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में है? वो 214 से और 232 वाले अनुच्छेद में है, ना कि 213 में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। उच्च न्यायालय का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 214 से अनुच्छेद 232 तक है। अनुच्छेद 214 के अंतर्गत क्या बोला गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, ना कि 213 में। तो फर्स्ट ऑप्शन इसलिए गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 231 में बताया गया है कि संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों किसी केंद्र शासित प्रदेश की एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। अनुच्छेद 231 में क्या है कि या तो 2 राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख जारी करने का अधिकार है, ये भी सही बात है। भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है, ये भी सही बात है। और ये किस अनुच्छेद में होता है? अनुच्छेद 231 में। मैंने अभी हाल ही में आपको बताया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 231 के अनुसार। और उच्च न्यायालय की प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 214 में है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्री परिषद जवाबदेही किसको होती है? तो जो राज्य की मंत्री परिषद होती है उसकी जवाबदेही राज्य विधानसभा के प्रति होती है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य मंत्री परिषद का उल्लेख है। अनुच्छेद 164 में प्रावधान है कि राज्य की मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। विधानसभा एक निम्न सदन है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, ठीक है। दोनों ही आपको याद रखने हैं। अनुच्छेद 164 के अनुसार तो राज्य का जो मंत्रिपरिषद है वो राज्य विधानसभा के लिए उत्तरदायी होगा और अनुच्छेद 75 के अनुसार जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के लिए उत्तरदायी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित राज्य सचिव में स्थित पदों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से पद सोपानीय क्रम यानी कि उच्चतर से निम्नतर में नियोजित करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। हमको उच्चतर से निम्नतर के बारे में बताना है। सचिवालय का जो प्रशासनिक अधिकारी होता है उसको सचिव बोला जाता है। सचिवालय का जो प्रशासनिक अधिकारी होता है उसको सचिव बोला जाता है, ठीक है। अब सचिवालय में पदाधिकारियों का जो क्रम होता है वो होता है, पहले आता है सचिव, उसके बाद आता है विशेष सचिव, उसके बाद विशेष सचिव या फिर अपर सचिव दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आता है संयुक्त सचिव, तीसरे नंबर पर संयुक्त सचिव, चौथे नंबर पर आता है उप सचिव,
5वें नंबर पर आता है अवर सचिव और 6वें नंबर पर आता है सहायक सचिव। ठीक है, क्रम आपको याद रखना है। पहले नंबर पर सचिव, दूसरे पर विशेष सचिव, तीसरे पर संयुक्त सचिव, चौथे पर उप सचिव, 5वें पर अवर सचिव और 6ठे पर सहायक सचिव। तो क्या हो जाएगा क्रम? क्रम हो जाएगा हमारा पहले सचिव, उसके बाद हो जाएगा विशिष्ट सचिव, उसके बाद हो जाएगा उप सचिव और सबसे लास्ट में सहायक सचिव। तो 1, 3, 2 और 4 ये हमारा क्रम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित में से कौन सा कार्य जिलाधीश का नहीं है? तो जिलाधीश का कार्य कौन सा नहीं है? आयकर का एकत्रीकरण, ये जिलाधीश का कार्य नहीं है। इसके अलावा भू दस्तावेजों का रखरखाव, राजस्व का एकत्रीकरण और कानून व्यवस्था का रखरखाव, ये तीनों जिलाधीश के कार्य हैं। आयकर का जो एकत्रीकरण है वो कौन करती है? आय का जो एकत्रीकरण है वो केंद्र सरकार करती है। आय का एकत्रीकरण केंद्र सरकार, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि आयकर का एकत्रीकरण कौन करता है? तो केंद्र सरकार आयकर का एकत्रीकरण करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता समिति थी। बलवंत राय मेहता समिति सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर समिति थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 से 1957 की समीक्षा हेतु 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनाई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 से 1957 तक चला था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी समीक्षा के लिए 57 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका की खंड विकास योजना से प्रभावित होकर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर बल दिया था। ठीक है, अब जो ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम है इसमें पंचायती राज का सुझाव दिया गया था। किसका सुझाव दिया गया था? पंचायती राज का। पंचायती राज का सुझाव दिया गया था। अब पंचायती राज जो है ये हम आगे भी पढ़ेंगे। पंचायती राज जो संस्थाएं होती हैं वो त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है। प्रथम स्तर पर कौन आता है? ग्राम पंचायत आती है। द्वितीय स्तर पर कौन आता है? पंचायत समिति आती है, पंचायत समिति। और तृतीय स्तर पर कौन आता है? जिला परिषद आती है, जिला परिषद। ठीक है, तो ये जो पंचायत समिति है ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर दी गई और इसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है। पहले ग्राम पंचायत आती है, उसके बाद पंचायत समिति आती है और उसके ऊपर आती है तृतीय स्तर पर जिला परिषद। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 243 से 243 ओ यानी कि थर्ड ऑप्शन, ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को अनुच्छेद 40 के स्थान पर 243 से 243 ओ तक जोड़ा गया है। पंचायती राज को जोड़ा गया है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 243 से 243 ओ। ये जो 73वां संविधान संशोधन है ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ठीक है, इसलिए आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। देखो एक ही क्वेश्चन से आप कितने सारे क्वेश्चन अटेंड कर पा रहे हो। पहली बात तो 73वां संशोधन से कौन सा जोड़ा गया अनुच्छेद? 243 से 243 ओ। किसके बारे में है ये? पंचायती राज के बारे में। पंचायती राज कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 में। 93 जरूर याद रखना है आपको। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था है स्थानीय प्रशासन की, स्थानीय सरकार की, ग्रामीण या स्थानीय सुशासन की, स्थानीय सुशासन की। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। त्रिस्तरीय व्यवस्था है पंचायती राज व्यवस्था और 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की व्यवस्था की गई थी। और लागू कब हुई थी ये पंचायती राज व्यवस्था? 24 अप्रैल 1993 में ये लागू हुई थी। ठीक है, तो ग्रामीण या स्थानीय सुशासन की एक व्यवस्था है, त्रिस्तरीय ये व्यवस्था है। राज्य विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार कीजिए। इसका समय काल 5 वर्ष होता है, बिल्कुल सही बात है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। जो राज्य विधानसभा होती है उसकी जो अध्यक्षता होती है वो स्पीकर करता है, ना कि मुख्यमंत्री। कौन करता है? स्पीकर। इसको विधानसभा अध्यक्ष बोला जाता है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, ये भी सही बात है।
राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार है, ये भी सही बात है। राज्यपाल जो राजस्थान की प्रथम विधानसभा है वो 1952 से 1957 तक हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य की प्रथम विधानसभा का कार्यकाल बताइए। 1952 से 1957 राज्य की प्रथम विधानसभा का कार्यकाल है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। निम्नलिखित में से किस खेल में भारत को अक्टूबर 2016 में वर्ल्ड कप मिला था? तो अक्टूबर 2016 में कबड्डी में भारत को वर्ल्ड कप मिला था। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ द्वारा 7 से 22 अक्टूबर 2016 को अहमदाबाद में ये कप आयोजित किया गया था और यहाँ पर ही भारत को वर्ल्ड कप मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सूचित हम करना है हमको, लिफ्ट नहर मिलानी है हमको लाभान्वित जिले से। तो एक चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, कितनी टोटल लिफ्ट नहर है? 7 लिफ्ट नहर है। अगर क्वेश्चन आए कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में टोटल कितनी नहर हैं लिफ्ट नहर, तो 7 लिफ्ट नहर हैं और 9 शाखाएं हैं इसकी। ठीक है, अब हम एक एक करके देखते हैं। जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, तो जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर ये जोधपुर और जैसलमेर को लाभान्वित करती है। जय नारायण व्यास जोधपुर के ही थे, इसलिए आपको ऐसे आप लगा सकते हो जोधपुर और जैसलमेर अंदाजा। ठीक है, चौधरी कुंभाराम ये पहली लिफ्ट नहर थी जो कि झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़ और बीकानेर, तो यहाँ पर 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैच हो जाएगा हनुमानगढ़ और चूरू। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर नागौर और बीकानेर को ये पानी सप्लाई करती है, पन्नालाल बारूपाल। डॉक्टर करणी सिंह जोधपुर और बीकानेर को पानी सप्लाई करती है। एक बार रिपीट कर लेते हैं, जयनारायण व्यास जोधपुर जैसलमेर, चौधरी कुंभाराम हनुमानगढ़ चूरू, पन्नालाल बारूपाल बीकानेर नागौर, डॉक्टर करणी सिंह जोधपुर और बीकानेर। ठीक है, ऐसे आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, खनिज और खनन क्षेत्र हमको मैच करना है। तो पन्ना जो खनिज है वो कहाँ से मिलता है? टिक्की गढ़बोर से, बिल्कुल सही बात है, पन्ना खनिज टिक्की गढ़बोर से मिलता है। इसके अलावा पन्ना को हरी अग्नि भी कहा जाता है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरी अग्नि किस खनिज को कहा जाता है? पन्ना को। टिक्की गढ़बोर इसके अलावा उदयपुर में मिलता है, उदयपुर में, और अजमेर जिलों में पाया जाता है। उदयपुर में एक प्रसिद्ध खान है पन्ना की, कौन सी है? काला गुमान खान, पूछी जाती है ये, काला गुमान खान उदयपुर में है, पन्ना की प्रसिद्ध खान है ये। उदयपुर और अजमेर में पन्ना निकलता है, टिक्की गढ़बोर क्षेत्र पन्ना से संबंधित है। अगला है तांबड़ा। तांबड़ा के लिए राजमहल बागेश्वर प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही बात है। तांबड़ा को रक्तमणि भी कहा जाता है क्योंकि ये लाल रंग का होता है, तो रक्तमणि इसको कहा जाता है। गार्नेट इसको कहा जाता है तांबड़ा को। राजमहल, बागेश्वर, अजमेर में सरवाड़ नामक जगह है एक, उस जगह पर भी मिलता है। जनकपुर में मिलता है, टोंक में। राजमहल कहाँ पर है? टोंक में। अजमेर में कौन सा एरिया? सरवाड़। सरवाड़ से भी तांबड़ा निकाला जाता है। मैंगनीज की जो प्रमुख खान है वो है लीलवानी, ये तो प्रसिद्ध है, लीलवानी खान, लीलवानी और काला खूंटा। तो मैंगनीज खनिक लीलवानी, काला खूंटा और तलवाड़ा। अगर आपसे जिला पूछा जाए तो लीलवानी खान कहाँ पर है? लीलवानी जो खान है वो बांसवाड़ा में है, लीलवानी बांसवाड़ा जिले में है। ठीक है, अब है तांबा। तांबा की जो खाने हैं वो हैं कोल्हन और भगोनी। तांबे की जो प्रसिद्ध खान है वो खेतड़ी में भी है, खेतड़ी झुंझुनू। ठीक है, इसके अलावा चांदमारी पर भी तांबा निकाला जाता है, कोल्हन। सीकर में अगर पूछा जाए तो सीकर में है बन्नों की ढाणी, ये नीम का थाना में है, बन्नों की ढाणी, यहाँ पर भी निकलता है। और उदयपुर में अंजनी सलूमर क्षेत्र, चित्तौड़गढ़ में भागेल बारी क्षेत्र, अलवर में खोदरीबा, ये भी तांबे की प्रसिद्ध खान है, खोदरीबा। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई जो कि आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय संगठनों रीको, आरएफसी, राजसीको आदि द्वारा आकलित औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर ए श्रेणी में राजस्थान के कौन से जिले सम्मिलित किए गए हैं? तो रीको, आरएफसी और राजसीको के द्वारा ए श्रेणी में जोधपुर, पाली, अजमेर और अलवर, ये 4 जिले सम्मिलित किए गए हैं, जोधपुर, पाली, अजमेर और अलवर। राजस्थान में जनसंख्या प्रवृत्तियों के संबंध में निम्नांकित में से कौन से कथन सत्य हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है हमको। राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 1921 में 2011 के दौरान 9.97% घटी है, ये गलत बात है। राज्य में जनसंख्या घनत्व 1901-2011 के दौरान 6 गुना से अधिक बढ़ा है, ये सही बात है।
राज्य में लिंगानुपात की प्रवृत्ति 1901 से 2011 के दौरान एक समान रही है, ये गलत बात है। राज्य में साक्षरता दर 1951 से 2011 के दौरान 8 गुना से अधिक बढ़ी है, ये भी सही बात है। तो सेकंड और फोर्थ यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अब हमको मैच करना है राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत और प्रमुख आवास क्षेत्र उनका, ये हमको बताना है। तो 20% से कम, देखो ये जो क्वेश्चन है ये डाउट में था, इस पर बोनस मिल गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की जनजातियां और प्रमुख आवास क्षेत्र। सहरिया जनजाति, तो सहरिया जनजाति कहाँ पर है? सहरिया जनजाति बारां और कोटा में। देखो सहरिया जनजाति का एक प्रसिद्ध मेला भी होता है, सीताबाड़ी का मेला। कौन सा मेला? सीताबाड़ी का मेला। कहाँ लगता है ये? बारां में। सीताबाड़ी मेला बारां में लगता है। सहरिया जनजाति का प्रसिद्ध मेला है बारां और कोटा। गरासिया जनजाति, गरासिया जनजाति उदयपुर और सिरोही में पाई जाती है। डामोर जनजाति, डामोर जनजाति का नाम आते ही डूंगरपुर याद आना चाहिए। डामोर डूंगरपुर, डा से डा मिल जाएगा, डामोर और डूंगरपुर बांसवाड़ा। मीणा जनजाति, मीणा तो आपको पता ही होगा जयपुर दौसा में है, ठीक है। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। निम्न में से कौन से विकास कार्यक्रम राजस्थान में जनजातीय अर्थव्यवस्था के सुधार से प्रत्यक्षतः संबंधित नहीं है? संशोधित क्षेत्र विकास उपगम और क्लस्टर योजना, राजस्थान आजीविका मिशन, मेवात डांग व मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो राजस्थान में जनजातीय अर्थव्यवस्था के सुधार से प्रत्यक्षतः संबंधित नहीं है ये। राजस्थान आजीविका मिशन, मेवात डांग मगरा क्षेत्र वाला और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल 3 करोड़ श्रम शक्ति में कितने बेरोजगार व्यक्ति आंके गए हैं? टोटल 33 लाख व्यक्ति बेरोजगार आंके गए हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन NSSO के वर्ष 2011-12 के 68वें दौर के अनुसार राजस्थान में सामान्य स्थिति समायोजित के अनुसार बेरोजगारी दरों के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में कुल श्रम शक्ति के 0.9% पुरुष बेरोजगार हैं, बिल्कुल सही बात है। शहरी क्षेत्रों में कुल श्रम शक्ति के 3.2% पुरुष बेरोजगार हैं, ये भी सही बात है। संपूर्ण राज्य में कुल श्रम शक्ति के 3.1% व्यक्ति बेरोजगार हैं, ये गलत बात है। शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दरें बहुत ऊंची हैं, ये भी गलत बात है। देखो यहाँ पर साफ दिख रहा होगा कि शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी ज़्यादा है, 3.2% है, और ग्रामीणों में 0.9% है। राजस्थान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY में 1 अप्रैल 1999 से निम्न में से कौन से विकास कार्यक्रम शामिल किए गए हैं? पहला ऑप्शन है समन्वित ग्रामीण विकास IRDP व ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण TRY-SEM, बिल्कुल सही बात है। किस में शामिल किए गए हैं ये? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास DWCRA और औद्योगिक औजार सप्लाई, ये भी सही है। गंगा कल्याण योजना और मिलियन कुआं स्कीम, ये भी सही है। जवाहर रोजगार योजना, ये सही नहीं है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड शामिल किए गए हैं स्वर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना में, SGSY में। अगला क्वेश्चन है सी रंगराजन विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट 2014 के अनुसार 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में लगभग कितने व्यक्ति निर्धन आंके गए थे? तो जो राजस्थान की कुल जनसंख्या है उनमें 1.51 करोड़ व्यक्ति निर्धन आंके गए थे 2011-12 के अनुसार, ठीक है, 1.51 करोड़। सुरेश तेंदुलकर विधि के अनुसार राजस्थान के लिए परिकलित निर्धनता अनुपातों से प्राप्त कौन से निष्कर्ष सही हैं? पहला है राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता अनुपात 2009-10 से 2011-12 के बीच 10.3% बढ़ा है, तो ये गलत बात है। राज्य के शहरी क्षेत्रों में निर्धनता अनुपात 2009-10 से 2011 के बीच 9.2% घटा है, ये सही बात है। अगला है राज्य में दोनों वर्षों 2009-10 और 2011-12 में निर्धनता अनुपात भारत की तुलना में घटे हैं, ये भी सही बात है। 2011-12 में निर्धनता अनुपात राजस्थान में 14.7% और भारत में 21.9% आंका गया, ये भी सही बात है। 2011-12 में जो निर्धनता अनुपात था वो राजस्थान में 14.7% और भारत में 21.9% आंका गया था। अब हमको पर्वत के प्रकार दे रखे हैं और क्षेत्र दे रखे हैं, हमको मैच करना है।
पहला है युवा बलित पर्वतमाला। तो युवा बलित पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका का जो पश्चिमी तट है वो युवा बलित पर्वतमाला है। ठीक है। इसके बाद है प्राचीन बलित पर्वतमाला। प्राचीन बलित पर्वतमाला कौन सी है? प्राचीन बलित पर्वतमाला है उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी पूर्वी तट, जो कि एप्लेसियन पर्वतमाला है। कौन सा है? एप्लेसियन पर्वतमाला। हमारे राजस्थान में कौन सी है प्राचीन बलित पर्वतमाला? अरावली। ये जो एप्लेसियन पर्वतमाला है ये बलित पर्वतमाला अरावली जैसी ही है लगभग लगभग। तो प्राचीन बलित पर्वतमाला हो जाएगी उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी पूर्वी तट। ज्वालामुखी पर्वतमाला। ज्वालामुखी पर्वतमाला है परिप्रशांत घाटी। आपको पता होगा जो प्रशांत महासागर है उसके जो किनारे किनारे जो शहर हैं, देश हैं, उनको क्या बोला जाता है? ज्वालामुखी क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है। भ्रंश खंड, उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी पश्चिमी जो खंड है, तट है, उसको भ्रंश खंड बोला जाता है। अब हमको पर्वत शिखर मैच करने हैं महाद्वीप से। पहला है किलीमंजारो। जो किलीमंजारो है वो अफ्रीका में है, तंजानिया नामक जगह पर। याद रखना है किलीमंजारो तंजानिया नामक जगह पर है। ठीक है। बिन्सन मैसिफ। बिन्सन मैसिफ कहाँ पर है? अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट केसी सक्रो ये कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया में है, माउंट केसी सक्रो। एकांकागुआ। एकांकागुआ चोटी दक्षिणी अमेरिका में। इंपॉर्टेंट है, एकांकागुआ पूछी जा सकती है। ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं सारे चोटियाँ। जो माउंट कोसिस्को है वो ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत है और ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये कहाँ पर है? ये भी ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है। महान सीमा भ्रंश। दक्षिणी अमेरिका में कौन सी पर्वतमाला है? दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला है और एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ। ये जो एंडीज पर्वतमाला है ये सबसे लंबी पर्वतमाला है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में विश्व के महासागरों का निम्न में से सही क्रम कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से महासागरों का जो क्रम है उसमें पहले नंबर पर आता है प्रशांत महासागर। ठीक है। उसके बाद आता है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को ही अंध महासागर भी कहते हैं, अटलांटिक महासागर। ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है हिंद महासागर। चौथे नंबर पर आता है आर्कटिक और पांचवें नंबर पर आता है दक्षिणी चीन महासागर। ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हमको विवरण, सूची और स्थान मैच करना है। विश्व का आर्द्रतम स्थान कौन सा है? तो विश्व का आर्द्रतम स्थान है मासिनराम। ये अपने इंडिया में ही है, मेघालय में मासिनराम नामक जगह है जहाँ सबसे आर्द्र स्थान है। विश्व का शुष्कतम स्थान कौन सा है? तो इकीक नामक जगह विश्व की शुष्कतम स्थान है। विश्व का धुर उत्तरी शहर, तो विश्व का जो उत्तरी शहर है वो है नी एलसुंड। विश्व का धुर दक्षिणी शहर वो है यसुआ। ठीक है। तो चारों चीज़ें आपको याद रखनी है। विश्व का आर्द्रतम स्थान मासिनराम, विश्व का शुष्कतम स्थान इकीक, विश्व का धुर उत्तरी शहर नी एलसुंड, विश्व का धुर दक्षिणी शहर यसुआ। ठीक है। अगला हमको मैच करना है भोज। भोज कहाँ पर था? तो भोज मध्य प्रदेश में था। चंद्रताल कहाँ पर था? चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में। सिलर कहाँ पर है? सिलर है जम्मू कश्मीर में। और रुद्रसागर कहाँ पर था? रुद्रसागर है त्रिपुरा में। रुद्रसागर त्रिपुरा में। भोज मध्य प्रदेश, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश, सिलर जम्मू कश्मीर, रुद्रसागर त्रिपुरा में। भारतीय कृषि में पारिस्थितिकी प्रिय पोषणीय विकास हेतु निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति श्रेष्ठतम होगी? पहला है उन्नत कृषि उपकरण और मशीनें, फसल कटाई के बाद अनाज के दानों को नुकसान से बचाने हेतु सशक्त कीटनाशकों का उपयोग तथा एकल फसल प्रणाली। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, मिश्रित खेती प्रणाली और कार्बनिक खाद, नत्रजन स्थिरीकरण पौधों और कीट प्रतिरोधी शस्य किस्मों का प्रयोग। ये भारतीय कृषि में श्रेष्ठतम रणनीति होगी। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा व 80 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत को 4 चतुर्थांशों में विभाजित करते हैं। किस चतुर्थांश में कपास उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो कपास उत्पादन दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कपास का जो उत्पादन है वो दक्कन के पठार में होता है। दक्कन के पठार, दक्कन पठार जो कि दक्षिण पश्चिम में आता है, यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में। कपास सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल होता है।
तो कपास किस क्षेत्र में हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत के सूती वस्त्र उद्योग के मुंबई से अहमदाबाद की ओर स्थानांतरण की प्रवृत्ति का मूल कारण क्या है? अहमदाबाद में जो भूमि है मुंबई की अपेक्षा अधिक सस्ती है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों में ही आर्द्र जलवायु होती है, लेकिन जो अहमदाबाद में जो भूमि है वो मुंबई से सस्ती है। राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? कूट का प्रयोग कीजिए। हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है, जो कि गलत बात है। मुख्य सीमा नहीं है, ये महान सीमा भ्रंश है, महान सीमा भ्रंश। ठीक है। पश्चिमी रेतीली मैदान का 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है, सही बात है। पश्चिमी रेतीली मैदान का 41.50% क्षेत्र बालू का मुक्त है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी बृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा हैं, ये भी सही बात है। अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में है, ये भी सही बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अरावली वर्तमान में तो अवशिष्ट पर्वत है, लेकिन पहले क्या थी? बलित पर्वतमाला थी। अब जो फिलहाल में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में है। राजस्थान की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की अतिशयता प्रकट करती हैं। गत 10 वर्षों में पश्चिमी मध्य प्रदेश में वर्षा की मात्रा घटी है, जबकि मेवाड़ क्षेत्र में बढ़ी है। पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा का मूल कारण अति उष्ण स्थलखंड पर दक्षिणी पूर्वी आर्द्रतावाही पवनों का आकस्मिक प्रदेश है। जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकतर भाग उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, तो ये इस पर बोनस मिल गया था इस क्वेश्चन पर। ठीक है। अब मिट्टियों से संबंधित हमको मैच करना है। तो एरिडोसोल्स जो मृदाएं होती हैं पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती हैं, और शुष्क और अर्धशुष्क मृदा होती हैं पश्चिमी राजस्थान में ये पाई जाती हैं एरिडोसोल्स। ठीक है। कौन कौन से जिले आते हैं? जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। इंसेप्टिसोल्स अर्धशुष्क और आर्द्र जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कौन कौन से जिले आते हैं? चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद। अल्फीसोल्स उपाद्र और आर्द्र जलवायु प्रदेशों में पाई जाती हैं, जिनमें माही मैदान शामिल है। वर्टिसोल आर्द्र और अति आर्द्र में आती हैं, जैसे कि हाड़ौती क्षेत्र। जो हाड़ौती क्षेत्र है वहाँ पर वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। ठीक है। तो चारों टाइप की मृदा याद रखनी है। एरिडोसोल्स पश्चिमी राजस्थान में शुष्क एवं अर्धशुष्क, इंसेप्टिसोल्स अर्धशुष्क एवं आर्द्र, अल्फीसोल्स उपाद्र एवं आर्द्र, वर्टिसोल्स आर्द्र एवं अति आर्द्र। वैधानिक स्थिति 31 मार्च 2011 के आधार पर राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है हमको। ठीक है। तो पहला है राजस्थान के कुल वन क्षेत्र में आरक्षित व संरक्षित वनों का क्षेत्र 55.84% और 37.94% है। गलत बात है भाई साहब, क्योंकि जो आरक्षित वन है वो है 38.11%। ठीक है। और जो संरक्षित वन है वो है 55.64%। दोनों आपको परसेंटेज याद रखनी है। राजस्थान में जो आरक्षित वन है वो है 38.11% और जो संरक्षित वन है वो है 55.64%। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। राज्य में सबसे अधिक आरक्षित वन उदयपुर व चित्तौड़गढ़ जिलों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है। सबसे अधिक जो आरक्षित वन है वो उदयपुर में और चित्तौड़गढ़ जिलों में पाए जाते हैं। राज्य में सबसे अधिक संरक्षित वन बारां और करौली जिलों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। राज्य में सबसे अधिक अवर्गीकृत वन बीकानेर व गंगानगर जिलों में मिलते हैं, ये भी सही बात है। तो तीनों ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन गलत था क्योंकि परसेंट गलत थे। आरक्षित वन 38.11% है और संरक्षित वन 55.64% हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित अन्य मरुस्थलों से सर्वथा भिन्न है। यहाँ मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है? तो यहाँ पर है यह अतिचारण, अतिहलन, निर्वनीकरण, मृदा व जल के अनुचित प्रबंधन के कारण प्रारंभ व प्रसारित होती है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सटीक आंसर हो जाएगा। गत 3 दशकों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव किस कृषिगत वर्ष में अप्रत्याशित अकाल व सूखे से पीड़ित हुए थे? तो 2002-03 में जो अकाल था वो भीषण अकाल था। इसने 32 जिलों को प्रभावित किया था, जिसमें लगभग 500 लाख लोग प्रभावित हुए थे। आपदा प्रबंधन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है राजस्थान में? जयपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपदा प्रबंधन का जो मुख्यालय है वो जयपुर में है, ये आपको याद रखना है।
राजस्थान में बंजर भूमि विकास के संबंध में निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है हमको। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, राज्य में वर्तमान 2013-14 में भू उपयोग हेतु कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में लगभग 19% भूमि बंजर भूमि है। सही बात है। राज्य में गत 30 वर्षों में पुरानी पड़त भूमि में लगभग 18% की कमी आई है। ये भी सही बात है। राज्य में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का जो उत्तरदायित्व है वो राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड का है। ये गलत बात है। जो राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम है उसको जो क्रियान्वित करता है वो करता है ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग। कौन करता है? ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ही राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करता है। राज्य में एकीकृत बंजर भूमि विकास योजना स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी सीडा के सहयोग से वर्तमान में 10 जिलों में चल रही है। ये भी गलत है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड। राजस्थान में अंध एवं धूसर क्षेत्र, डार्क एवं ग्रे क्षेत्रों की बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर भारत के केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राज्य के किन प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर पूर्ण रोक लगा दी है? तो यहाँ पर 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहरोड, भीनमाल, सूरजगढ़, धौंड और श्री माधोपुर। यहाँ पर भूजल प्राधिकरण ने भूमिगत जल दोहन पर पूर्ण रोक लगा दी है। राजस्थान में पशुधन संख्या के संबंध में गलत कथन को छांटिए। वर्ष 2007 से 2012 में ऊँटों की संख्या में सर्वाधिक ह्रास हुआ है। तो ये सही कथन है, हमको गलत कथन छांटना है। वर्ष 2007 से 2012 में राजस्थान की पशुधन संख्या में 10.69 लाख की वृद्धि हुई है। तो ये भी सही कथन है। ठीक है, हमको केवल गलत कथन छांटना है। राजस्थान में भारत की कुल पशुधन संख्या का 11.27% पाया जाता है। ये भी सही कथन है। वर्ष 2007 से 2012 में गधों व खच्चरों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो ये गलत कथन है, क्योंकि सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है वो भैंस और गाय की संख्या में हुई है। भैंस और गाय की संख्या में, ना कि गधों और खच्चरों की संख्या में। ठीक है। राजस्थान में प्रथम योजना काल से 2012-13 तक शस्य प्रतिरूप में घटित निम्न में से कौन से परिवर्तन सही हैं? अनाज के अंतर्गत क्षेत्रफल 42.5% से बढ़कर 56% हो गया है। ये गलत कथन है। दालों के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है वो 21 से घटकर 13.5% रह गया है। सही बात है। तिलहन के अंतर्गत क्षेत्रफल 6.2% से बढ़कर 20.5% हो गया है। ये भी सही है। कपास, गन्ना, ग्वार, फल, सब्जी, मसाले व चारा फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल 16.8 से बढ़कर 23.5% हो गया है। ये भी सही कथन है। तीनों सही है, केवल फर्स्ट ऑप्शन अनाज वाला गलत है, क्योंकि अनाज 42.5 से बढ़ा नहीं है। राजस्थानी संस्कृति में जानोटण क्या है? तो जानोटण वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज होता है। 4th ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। जानोटण वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला एक भोज होता है। अगला क्वेश्चन है, भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? तो कछाबू महिलाएं पहनती हैं भील जनजाति में। ठीक है, और देख लेते हैं भीलों के बारे में। तो भीलों में एक होता है ठेपाड़ा। ये भीलों के द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती होती है। भीलों के द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती, ठेपाड़ा। इसके अलावा होता है भीलों में पोत्या। पोत्या क्या होता है? एक सफ़ेद साफा हो जाता है जो कि सिर पर पहना जाता है, सफ़ेद साफा। ठीक है। इसके बाद एक शब्द होता है प्रिया। प्रिया क्या होता है? एक पीले रंग का लहंगा होता है जो कि दुल्हन के द्वारा पहना जाता है। इसके बाद है सिंदूरी। सिंदूरी एक लाल रंग की साड़ी होती है जो कि महिलाओं द्वारा पहनी जाती है। और खोयतू। खोयतू क्या होता है? खोयतू कमर पर बांधे जाने वाला लंगोटा होता है, कमर पर पहना जाता है खोयतू। ये भी भीलों से संबंधित है, खोयतू। इसके बाद है कालू। कालू क्या है? कमर का अंगोछा, ये कालू होता है। और कछाबू, ये महिलाओं का घुटने तक घाघरा होता है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको भीलों के बारे में याद रखनी थी, पूछी जाती हैं एग्जाम में। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? तो ओलंदी नववधू के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को कहा जाता है। इसके अलावा वैवाहिक रीति रिवाजों से संबंधित और हम क्वेश्चन डिस्कस करें तो सबसे पहला काम आता है मुगधड़ा का। मुगधड़ा क्या होती है? मुगधड़ा भोजन पकाने के काम में ली गई लकड़ियाँ होती हैं। लकड़ियाँ होती हैं मुगधड़ा, भोजन पकाने के काम में ली गई। ओलंदी हमने डिस्कस कर ही लिया। ओलंदी को अड़वादी भी कहते हैं। वधू के साथ जो स्त्री जाती है उसको ओलंदी कहा जाता है। इसके बाद है हग बीलणो। दुल्हन का प्रथम परिचय हग बीलणो होता है।
हीरावणी, विवाह के दौरान दुल्हन का जो कलेवा होता है उसको हीरावणी बोला जाता है। हीरावणी, दुल्हन का जो कलेवा होता है विवाह के दौरान प्रथम, उसको हीरावणी बोला जाता है। इसके बाद है एक शब्द है इकताई। इकताई, ये वर के द्वारा जो कपड़े निकासी के दिन पहने जाते हैं, निकासी के दिन, उनको इकताई बोला जाता है। निकासी के दिन जो कपड़े पहने जाते हैं। एक शब्द है बिंदोली, इंपॉर्टेंट है, बिंदोली पूछी जाती है। तो बिंदोली क्या होती है? विवाह के अवसर पर वर वधू की जो निकासी निकलती है, विवाह के अवसर पर वर वधू की जो निकासी निकलती है उसको ही बिंदोली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है चंदू जी का गढ़ा और बोड़ी गामा स्थान किसके लिए विख्यात है? तो ये दोनों तीर कमान के लिए विख्यात है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चंदू जी का गढ़ा और बोड़ी गामा तीर कमान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है कहाँ पर ये चंदू जी का गढ़ा और बोड़ी गामा? तो बांसबड़ा में तो है बोड़ी गामा, और चंदू जी का गढ़ा कहाँ पर है? बांसबड़ा में। किसके लिए प्रसिद्ध है? तीर कमान निर्माण के लिए। बलल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो बलल्या आभूषण ये हाथों में पहना जाता है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि बजट्टी, नाम सारे सारे याद रखने हैं आपको, बजट्टी, लटकन और लौंग, ये कहाँ पहने जाते हैं? तो ये पहने जाते हैं नाक में। कहाँ पर? नाक में। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बताए हैं, बजट्टी, लटकन और लौंग नाक में पहने जाते हैं। कान की अगर पूछे जाए इंपॉर्टेंट, तो कान में अंगूठिया, अंगूठिया, सुरलिया और पीपल पत्रा, ये कहाँ पहने जाते हैं? ये कान में पहने जाते हैं। गले की अगर बात की जाए तो गले में एक तो हंसली पहनी जाती है, चंपाकली गले की प्रसिद्ध है, चंपाकली। इसके अलावा तिमणियाँ, तिमणियाँ भी गले के हैं आभूषण, और हालरो, हालरो ये भी गले का प्रसिद्ध आभूषण है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए हाथ में, तो हाथ में एक देखो बलल्या हो गया जो कि क्वेश्चन में हमसे पूछा है। इसके अलावा हथफूल, मुंदड़ी एक आभूषण होता है, बींठी, गोखरू एक आभूषण होता है, ओथला और नोगरी, नोगरी भी एक आभूषण होता है जो हाथों में पहना जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, बीठी, मींदड़ी और नोगरी हाथों में पहने जाते हैं आभूषण। अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो सातवाहन काल में अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ था। ये प्राचीन भारत का एक राजवंश था। सातवाहन की जो राजधानी थी वो अमरावती थी। ठीक है। अमरावती जो स्तूप है उसको महाचैत्य भी कहा जाता है। अमरावती के स्तूप को महाचैत्य कहा जाता है। ठीक है। अमरावती जो कला का विकास है वो ऐहोल राजवंश शासक सातवाहन द्वारा विकसित है। 1873 में बरहूत स्तूप की खोज किसने की थी? तो कनिंघम ने बरहूत स्तूप की खोज की थी। बरहूत स्तूप का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? अशोक मौर्य के द्वारा, अशोक मौर्य ने करवाया था। बाद में शुंग राजाओं ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। 1873 में इसकी खोज कनिंघम ने की थी। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर है? तो दानचंद चोपड़ा की हवेली राजस्थान में सुजानगढ़ में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ में है। अगर आपसे पूछी जाए पटवों की हवेली कहाँ पर है? पटवों की हवेली जैसलमेर में है। पटवों की हवेली जैसलमेर में। एक क्वेश्चन आपसे मैं भी पूछ ले जाता हूँ, वो आपको बताना है कि सुराणों की हवेलियाँ कहाँ पर हैं। ये आपको कमेंट करके बताना है, सुराणों की हवेली कहाँ पर है। ठीक है, कमेंट करके बताना है ये आपको। इसके अलावा बड़े मियाँ की हवेली जोधपुर में है, आसोप हवेली भी जोधपुर में है, राखी हवेली, पोकरण हवेली ये भी जोधपुर में है, झाला और बड़े देवताओं की हवेली कोटा में ही है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है हवेलियाँ सारी। अगला क्वेश्चन है मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था? तो मांडू के किले का निर्माण हुसैन शाह ने करवाया था। ठीक है, कहाँ पर है ये? मांडू का किला मध्य प्रदेश में है। हुसैन शाह ने इसका निर्माण करवाया। मांडू के किले में रानी रूपवती महल, हिंडोला महल, जहाज महल, जामा मस्जिद, अशरफी महल, दिल्ली दरवाज़ा प्रसिद्ध हैं। रानी रूपवती के जो महल था उसको बाज बहादुर ने बनवाया था। ये जो बाज बहादुर हैं इन्होंने रानी रूपवती का महल बनवाया था। रानी रूपवती का महल ये मांडू के किले में ही है। ठीक है। भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या होता है? छेड़ा फाड़ना तलाक को कहा जाता है। ठीक है,
भीलों में छेड़ा फाड़ना तलाक को कहा जाता है। भील मुख्यतः उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में पाए जाते हैं। देखो भीलों के पहनावा तो मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया था। अब भीलों की कुछ प्रथाएं बता देता हूँ मैं। तो टोटम, आपने एक नाम सुना होगा, टोटम भीलों का देवता होता है, कुल देवता जिसको बोला जाता है। ठीक है। भीलों की जो लोक देवती होती हैं, लोक देवी होती हैं, भराड़ी माता होती हैं। भराड़ी माता भीलों की लोक देवी कहलाती हैं। भीलों का जो रणघोष होता है वो फाइरे फाइरे होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, फाइरे फाइरे भीलों का रणघोष होता है। ठीक है। भीलों के जो घर होते हैं उनको कू बोला जाता है, घरों को कू बोला जाता है, कू या टापरा। भील जो खेती करते हैं उसको झूम खेती कहा जाता है। झूम खेती भीलों के द्वारा की जाती है। तो भीलों के कुल देवता टोटम, देवी भराड़ी माता, रणघोष फाइरे फाइरे, भीलों के घर कू या टापरा। भीलों की जो खेती होती है उसको झूम खेती कहा जाता है, चिमाता खेती भी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतक, 22 विषय विशेषक के रूप में गंधर्व बाईसी विद्यमान थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो गंधर्व बाईसी ये महाराजा प्रताप सिंह, जो कि जयपुर के थे, आमेर के कचवाहा वंश के थे। ये 1778 से 1803 तक इनका कार्यकाल रहा। तो इनके ही राज दरबार में गंधर्व बाईसी विद्यमान थी। प्रताप सिंह का जो शासनकाल है वो जयपुर की चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। जयपुर की चित्रकला का ये स्वर्णकाल माना जाता है। ठीक है। इनके जो प्रमुख चित्रकार थे वो थे लालचंद उस्ता। कौन थे? लालचंद उस्ता। इनका ही जो दरबार था उसमें 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतक और 22 विषय विशेषज्ञ रहते थे, जिन्हें गंधर्व बाईसी कहते थे। अगला क्वेश्चन है, निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की विशेषता हैं? तो ये मालवी की विशेषता है, निमाड़ी और रागड़ी। ठीक है। अब देखो नाम से ही पता चल रहा होगा मालवी बोली कहाँ बोली जाती होगी? मालवा प्रदेश में। तो मालवा प्रदेश कहाँ पर था? ये मालवा, ये मध्य प्रदेश में था। ठीक है। अब ये जो मालवी बोली है ये मारवाड़ी और ढूंढाड़ी दोनों का मिश्रण है। मारवाड़ी प्लस ढूंढाड़ी, इन दोनों का मिश्रण है मालवी बोली। और ये जो मालवी बोली है और इसकी ही उपबोलियां हैं निमाड़ी और रागड़ी। इसकी ही उपबोलियां कौन सी हैं? निमाड़ी और रागड़ी इसकी ही उपबोलियां हैं। ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। अब ये मालवी बोली राजस्थान में कहाँ बोली जाती है? जहाँ मालव का टच है। मध्य प्रदेश से कौन से जिले टच करते हैं? झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़, इन जिलों में ये बोली जाती है मालवी बोली। अब बात आती है मेवाती बोली की। तो मेवात एरिया कहाँ पर है राजस्थान में? तो मुख्यतः अलवर, भरतपुर में है मेवात एरिया। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इन 4 जिलों में ये मेवाती बोली बोली जाती है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। इसके बाद आती है अहीरवाटी। अहीरवाटी को हम राठी बोली भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पूछा जा सकता है कि किस बोली को राठी बोली कहा जाता है? तो अहीरवाटी को राठी बोली भी कहते हैं। ये कहाँ पर पाई जाती है? ये कठपुतली नामक जगह है, कोटपुतली जिसको बोला जाता है, कोटपुतली। कोटपुतली कहाँ पर है? ये अलवर में है कोटपुतली। तो अहीरवाटी को ही राठी बोली कहा जाता है। हाड़ौती आपको पता ही होगा, हाड़ौती क्षेत्र में है। हाड़ौती किसकी उपबोली है? ढूंढाड़ी की ही उपबोली है हाड़ौती। ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी जयपुर, ढूंढाड़ प्रदेश और ढूंढाड़ी की ही उपबोली है हाड़ौती, किशनगढ़ी, तोराबाटी और राजाबाटी, नागरचोल और चौरासी। क्वेश्चन ऐसे आता है कि नागरचोल बोली किसकी उपबोली है? तो नागरचोल ढूंढाड़ी की उपबोली है। ठीक है। और कौन सी है? तोराबाटी और राजाबाटी भी ढूंढाड़ी की ही उपबोली है। चौरासी बोली भी ढूंढाड़ी की उपबोली है। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? बहुत फेमस है, चरणदास, संतदास जी, लालगिरी और भोलानाथ। ठीक है। तो अलखिया जो संप्रदाय है उसकी स्थापना किसने करी थी? लालगिरी जी ने करी थी। लालगिरी जी ने करी थी। इसका केंद्र कहाँ पर है अलखिया संप्रदाय का? तो अलखिया संप्रदाय का केंद्र है बीकानेर में। ठीक है। ये आपको याद रखना है। स्वामी लालगिरी ने इसकी स्थापना करी थी। इसका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है अलखिया का वो है अलख स्तुति प्रकाश। अलख स्तुति प्रकाश, ये इसका अलखिया संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। लालगिरी जी ने इसकी स्थापना करी थी, बीकानेर में इसका
प्रसिद्ध स्थान है। अगला अगर पूछा जाए आपसे गूदड़ संप्रदाय, तो गूदड़ संप्रदाय के जो प्रसिद्ध संस्थापक हैं वो हैं संत दास जी। नवल संप्रदाय के कौन है? नवल दास जी। ठीक है। अगर पूछा जाए हरिदास जी किसके हैं? हरिदास जी, तो हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के प्रमुख संस्थापक हैं। देखो ये जो मैं बताता हूँ ना एक्स्ट्रा नॉलेज, ये आती है एग्जाम में। हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के हैं और परनामी संप्रदाय के हैं प्राणनाथ जी। परनामी संप्रदाय के हैं प्राणनाथ जी। ठीक है, तो ये सारे आपको संस्थापक याद रखने हैं। जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई थी? तो महाराजा राम सिंह द्वितीय के काल में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना हुई थी। 1878 में ये स्थापना हुई थी। ये जो राम सिंह द्वितीय थे इन्होंने सती प्रथा, दास प्रथा, कन्याभद और दहेज प्रथा इस पर रोक लगाई थी। 1857 की क्रांति में इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी, महाराजा राम सिंह द्वितीय ने। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बम नृत्य अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध है। इसको कंबाइंड फॉर्म में बोला जाता है बम रसिया। बम रसिया, रसिया गीत गाए जाते हैं, बम नृत्य किया जाता है। मुख्य वाद्य यंत्र होता है नगाड़ा। ठीक है। नई फसल के आने की खुशी में ये बम नृत्य अलवर और भरतपुर में किया जाता है। रसिया इसमें गीत होते हैं। सुगंध चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? तो आयड़ माता। देखो इसमें दो नाम, स्वांगिया माता, आयड़ माता। सुगंध चिड़ी दोनों को माना जाता है, इसलिए बोनस हो जाएगा ये क्वेश्चन। बालेंद्र जी के गुरु कौन थे? तो बालेंद्र जी के गुरु थे दादू दयाल जी। ये बालेंद्र जी के गुरु थे। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अब दादू दयाल जी का नाम आया है तो देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन इनके बारे में। दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इन्होंने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया था दादू दयाल जी ने। ठीक है। इनकी जो प्रमुख पीठ है वो भी पूछी जाती है नरैना। नरैना जयपुर में है इनकी प्रमुख पीठ दादू दयाल जी की। दादू दयाल जी के प्रमुख बामन शिष्य थे जिन्हें बामन स्तंभ कहा जाता है। इनमें बखना जी, रज्जब जी, माधोदास, गरीबदास, सुंदरदास जी, जाम्बो जी, जगन्नाथ जी, ये सभी आदि शामिल हैं। दादू दयाल जी के अगर गुरु पूछे जाएं तो वो हैं संत ब्रह्मानंद। संत ब्रह्मानंद। ठीक है, ये दादू दयाल जी के गुरु हैं। इसके अलावा एक आप पर नाम आ रहा है रामचरण जी। रामचरण जी ने राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना करी थी। राम स्नेही संप्रदाय की। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तो जाहर पीर के नाम से गोगा जी को जाना जाता है। गोगा जी का जो मंदिर है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। गोगा मेड़ी पशु मेला कहाँ लगता है? तो नोहर हनुमानगढ़ में गोगा मेड़ी पशु मेला लगता है। गोगा जी का जो मेला है वो गोगा नवमी के दिन लगता है। गोगा नवमी। और गोगा नवमी आती कब है? भाद्रपद की कृष्ण नवमी को। भाद्रपद की कृष्ण नवमी को गोगा नवमी आती है। इन्होंने महमूद गजनबी के साथ युद्ध किया था और गजनबी ने ही गोगा जी को जाहर पीर बोला था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो जिलानी माता। जिलानी माता को नारायणी माता भी कहते हैं। नारायणी माता, नारायणी माता या फिर जिलानी माता, ये अलवर क्षेत्र की लोक देवी है। इसके बाद एक नाम आता है सच्चिया माता। सच्चिया माता, इनका जो मंदिर है वो ओसियाँ जोधपुर में है। ओसियाँ आपने नाम सुना होगा। ओसियाँ जोधपुर में सच्चिया माता का मंदिर है। ओसवाल समाज की कुलदेवी हैं ओसियाँ माता। ओसवाल समाज की कुलदेवी हैं। इसके बाद एक नाम यहाँ पर आ रहा है लुटियाला माता। लुटियाला माता जोधपुर में है। जोधपुर के फलौदी नामक जगह पर है लुटियाला माता का मंदिर। खेजड़ वाली राय भवानी। सुगाली माता आपको प्रसिद्ध होगा ही। 1857 की क्रांति अगर आपने पढ़ी है तो सुगाली माता का नाम आता है। ये आउवा राजघराने की कुल देवी थी। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी थी ये। राजस्थान का मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर टेराकोटा करेक्ट आंसर होगा। टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है मोलेला राजसमंद। अब मैथ का एक क्वेश्चन है। यदि 12.5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपये है तो उसी राशि पर उसी दर से उसी समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? तो देखो साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता होगा, मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। ठीक है, तो हमारे पास मूलधन नहीं दे रखा है,
दर हमको दे रखी है, समय हमको दे रखा है और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज से हम मूलधन निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज एस इजिकल टू मूलधन इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n माइनस के मूलधन। ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। चक्रवृद्धि ब्याज एस कितना दे रखा है 510, मूलधन हमको निकालना है, दर हमको दे रखी है 12.5% यानी कि 9/8। इसका समय हमको दे रखा है 2 यानी कि n की जगह पर 2 माइनस के मूलधन, तो यहाँ से मूलधन निकल आएगा। मूलधन कितना निकलेगा, मूलधन निकल आएगा यहाँ से 1920 रुपये। अब जब मूलधन निकल गया तो दर हमको दे रखी है 9/8, ठीक है, हमको समय दे रखा है 2 इंटू 100 कर दो नीचे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 480 रुपये। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, इससे मूलधन निकालो चक्रवृद्धि ब्याज से। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, मूलधन इंटू 1 प्लस दर अपॉन 100 की पावर n माइनस मूलधन। अब मूलधन आ जाएगा तो हमारे पास चक्रवृद्धि सीधा सीधा साधारण ब्याज तो आपको पता ही है, मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100, तो साधारण ब्याज निकाल लो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। निम्न समूह में से उस शब्द को छांटें जो अन्य से किसी प्रकार से भिन्न है। देखो शब्द देखते हैं, पहला है ज्यामिति, बीजगणित, त्रिकोणमिति, अंकगणित और गणित। इसमें से भिन्न कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। ऑब्वियसली ये जो सारी चीज़ें हैं ज्यामिति, बीजगणित, त्रिकोणमिति और अंकगणित, ये गणित की शाखा हैं, लेकिन पूरा जो गणित है वो कंबाइंड है, होल में गणित आता है, बड़ा शब्द है गणित, तो गणित यहाँ पर भिन्न हो जाएगा। ठीक है, इनमें बेमेल शब्द क्या है, बीरबल, अबुल फजल, तानसेन और फैज़ अहमद। तो यहाँ पर फैज़ अहमद के अलावा जो सारे जो हैं बीरबल, तानसेन और अबुल फजल, ये अकबर के नवरत्न हैं, अकबर के नवरत्नों में से एक हैं बीरबल, तानसेन और अबुल फजल। फैज़ अहमद अकबर के नवरत्नों में नहीं है, तो यही बेमेल शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से मैथ का आ गया। 105 विद्यार्थियों की कक्षा में 3 विषयों गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान में से प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय पढ़ता है। टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 105। गणित में 47 हैं, भौतिक विज्ञान में 50, रसायन विज्ञान में 52 विद्यार्थी हैं, 16 गणित और भौतिक विज्ञान में हैं, 17 गणित और रसायन विज्ञान में हैं, 16 भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान में है। तो हमसे पूछा है सभी तीनों विषयों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम बना लो। ठीक है, देखो हमसे पूछा है तीनों विषयों में, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, यहाँ पर हमसे पूछा है कि इन तीनों विषयों में, तो हम x मान लें। गणित में 47, ठीक है, भौतिक विज्ञान में 50 और रसायन विज्ञान में 52। ठीक है, ये हमारा x मान लिया हमने, जो खाली जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये हमने मान लिया x, तो 47 माइनस x हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो हमको दे रखा है 16 दे रखा है, ये हमको दे रखा है 16 और ये हमको दे रखा है 17। ठीक है, तो 16 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। कैसे, वेन डायग्राम बनाओ सीधा सीधा। 47 गणित के दे रखे हैं, भौतिक विज्ञान के 50 दे रखे हैं, रसायन विज्ञान के 52 दे रखे हैं, गणित और भौतिक विज्ञान के कितने दे रखे हैं, 16 दे रखे हैं, रसायन और इनके 16 दे रखे हैं और इसके 17 दे रखे हैं, है ना। टोटल में से क्या करेंगे हम, फिर घटा लेंगे, इन सबको जोड़ के टोटल में से 105 में से घटा लेंगे, तो हमारे पास तीनों का जो होगा वो निकल आएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, 105 विद्यार्थियों की कक्षा में 3 विषयों गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान में 47, 50 और 52 पढ़ते हैं। वही सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है। हमसे पूछा है कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल 2 विषय ही पढ़ते हैं। तो केवल 2 विषय कौन से पढ़ते हैं, जो ऊपर वाला वेन डायग्राम था उसमें जो तीनों पढ़ने वाले थे, जो x आपका निकल के आया ऊपर वाले आंसर में, उस x को घटा दो किसमें से, 16 में से। 16 माइनस 5, 16 माइनस 5 और 17 माइनस 5, तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, 11 प्लस 12 प्लस 11, आंसर हो जाएगा 34। ठीक है, अगर आपने ऊपर वाला क्वेश्चन सही कर दिया तो नीचे वाला भी क्वेश्चन सही हो जाएगा।
देखो आपको मैं समझा नहीं पाया क्योंकि स्क्रीन छोटी है, नहीं तो मैं आपको बता देता। इजी क्वेश्चन है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, सीधा सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.01 का स्क्वायर अपॉन 0.001 इंटू 0.1 प्लस 1। तो इसमें आपको फॉर्मूला पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता है फॉर्मूला? ए माइनस के बी और ए प्लस के बी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला को लगा दो भाई। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 0.1 माइनस के 0.01 कितना आएगा? 0.09 आएगा। 0.1 प्लस के 0.01 तो यहाँ कितना आएगा? 0.11 आएगा। तो है ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? इसकी जगह पर आ गया 0.11 इंटू 0.09। ठीक है, ए माइनस बी और ए प्लस बी अपॉन 0.001 इंटू 0.1 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से हमारे पास पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा? 11 इंटू 9 बचेगा। अब 11 इंटू 9 प्लस 1 तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और 100 का रूट कितना होगा? 100 का रूट हो जाएगा 10। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, केवल मैथमेटिक्स थी, सिंपल। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था और 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:7 हो जाएगा। 2 वर्ष पश्चात उनकी आयु कितनी होगी, ये हमको बतानी है। तो देखो 4 वर्ष पहले जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 2:3। 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात हो जाएगा 5:7। ठीक है, अब इन अनुपात को हम सेम कर लेते हैं। 3 में कर देते हैं गुणा 2 का। ठीक है, और इसमें कर देते हैं गुणा 1 का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 4:6 और 5:7। अब वर्षों का जो अंतर है वो समान हो गया। 4 और 5 में भी 1 का अंतर है और 6 और 7 में भी 1 का अंतर है। ठीक है, देखो दोबारा से बताता हूँ इस क्वेश्चन में क्या किया हमने। 4 वर्ष पहले का अनुपात दे रखा था 2:3। 4 वर्ष बाद का अनुपात दे रखा था 5:7। 2 और 5 में कितने का अंतर है? 3 का। 3 और 7 में 4 का। अंतर समान नहीं है। तो ट्रिक क्या कहती है? हमको अंतर हमको समान करना है। तो अंतर समान कब होगा? जब ऊपर वाले में 2 का गुणा कर दें और नीचे वाले में 1 का गुणा कर दें। तो कितना आ जाएगा? 4:6 और 5:7। अब अंतर समान हो गया, 1 का अंतर हो गया दोनों में। ठीक है, ये इतना तक हमको कर लेना है। अब जब 1 का अंतर हो गया तो टोटल कितने अनुपात पूछ रहा है? वर्तमान देखो 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद, तो कितना हो गया? 4 + 4 मतलब टोटल 8 वर्ष का गैप है। 4 वर्ष तो पहले और 4 वर्ष बाद, यानी कि प्रेजेंट पॉइंट से 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद 8 वर्ष का गैप है। अब इस 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसमें? नए अनुपात में। 4 × 6 में 8 का मल्टीप्लाई किया तो 4 × 8 = 32 और 6 × 8 = 48। तो 32 वर्ष हमारी ए की वर्तमान आयु आ गई और 48 वर्ष बी की वर्तमान आयु आ गई। ठीक है, अब हमसे पूछा 2 वर्ष पश्चात कितनी आयु होगी। तो 32 में 2 जोड़ दो और 48 में 2 जोड़ दो, कितना आ जाएगा हमारे पास? 34 और 50 वर्ष। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा 2 वर्ष पश्चात, तो वर्तमान तो 4 वर्ष पहले की निकली है ना, ये 32 और 40, तो 32 और कितनी 48, ये तो 4 वर्ष पहले की निकली है। तो 4 वर्ष बाद इसमें पहले 4 जोड़ो और जब वर्तमान निकल जाएगी, वर्तमान कितनी निकल जाएगी? 36 और 52, और वर्तमान निकल जाएगी जब हमसे पूछिए 2 वर्ष पश्चात, तो इसमें 2 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 38 और 54 निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ए किसी काम के 60/10 भाग को 15 दिन में पूरा करता है। उसके पश्चात बी की सहायता से शेष काम को 4 दिन में पूरा करता है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकेगा? देखो ए अगर संपूर्ण काम को करेगा तो कितने दिन में करेगा? 15/7 × 10। ठीक है, कैसे निकाला ये हमने? देखो 7/10 भाग को करता है 15 दिन में, तो एक भाग को कितने में करेगा? 15/7 × 10। ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो ए एक काम को कितने दिन में करेगा? 150/7 दिन में। ठीक है, अब a + b, ये शेष कार्य कितना बचा? शेष कार्य बचा 3/10। इसको कितने दिन में कर रहे हैं? 4 दिन में। ठीक है, तो a + b संपूर्ण कार्य को कितने दिन में करेंगे? ये करेंगे 4/3 × 10, यानी कि 40/3 दिन में। ठीक है, 2 चीज़ निकल गई हमारे पास।
अगर एक काम है उसको ए करेगा 150/7 दिन में और ए प्लस बी मिल के करेंगे 40/3 दिन में। अब हमसे पूछा क्या था कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों को क्या करेंगे हम, कुल कार्य 600 है, ठीक है, कुल कार्य निकाल लेंगे। कुल कार्य क्या हो गया 600। तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, बी का एक दिन का कार्य हो जाएगा 45 - 28। बी का एक दिन का कार्य हो जाएगा, देखो हमारे पास निकल के आ गया 150/7 दिन और 40/3 दिन, ये ए प्लस बी का निकल के आ गया, ठीक है। अब कुल कार्य कितना हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा 600। तो ए का कार्य कितना हो जाएगा 600/150 × 7, यानी कितना कार्य हो गया 28। और बी का कितना हो जाएगा 600/40 × 3, ये हो जाएगा हमारे पास 45। ये हो जाएगा ए प्लस बी ने मिलकर किया है जो, ठीक है। तो ए प्लस बी ने 45 किया है और ए ने किया है 28, तो टोटल बी कितना करेगा, 45 में से 28 घटा देंगे, ठीक है, 17 आ जाएगा। अब बी अकेला कार्य कितने में करेगा 600/17, 600/17 कितना हो जाएगा 35 सही 5/17, हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 102 का स्क्वायर का मान 10,404 है तो 104.04 का मान प्लस इसका मान कितना होगा। 102 का स्क्वायर होता है 10404, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो हमारे पास डाटा दे रखा है इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 10.2, इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1.02, इसका मान हो जाएगा हमारा 0.102। जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11.322, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, केवल सॉल्व करना था। अब क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु में जस्ता, तांबा और सीसा 2:3:1 के अनुपात में है। दूसरी धातु में जो मिश्रण है उसमें जस्ता, देखो जस्ता, तांबा और सीसा कितने अनुपात में है, 2:3:1 में। दूसरी धातु में कितने में है, 5:4:3 में, ठीक है। अगर हम मात्रा हमको समान करनी है तो हम क्या करेंगे, मात्रा समान करने के लिए हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 4, 6 और 2, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और नीचे वाले में हमारे पास आ जाएगा 5:4:3 जो है, ठीक है। अब देखो मिश्रण में कितना हो जाएगा, मिश्रण में 4 और 5 9, 6 और 4 10 और 2 और 3 5, ठीक है। तो मिश्रण में कितना अनुपात हो जाएगा 5:10:9, 5:10:9, 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 6 व्यक्ति हैं, पारुल, राजेंद्र, सतीश, तरुण, विशाल और प्रकाश। इनका जन्म वर्ष समान तारीख को हुआ, परंतु हर एक अलग अलग वर्षों में 6 लगातार वर्षों में जन्मे। यह भी मालूम है कि पारुल सतीश से बड़ी है। पारुल किससे बड़ी है, सतीश से बड़ी है। राजेंद्र तरुण और विशाल दोनों से बड़ा है। प्रकाश तरुण से 2 वर्ष बड़ा है। पारुल या तो वर्ष 1962 या 1963 में जन्मी है। सबसे बड़े सदस्य का जन्म 1960 में हुआ है। तो हमको छोटे से शुरू होकर बड़े तक की सूची बनानी है। सबसे पहले छोटे से लेकर बड़े तक की सूची बनानी है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले सतीश आया, ठीक है। अब हमसे बोला है कि राजेंद्र तरुण और विशाल दोनों से बड़ा है। प्रकाश तरुण से 2 वर्ष बड़ा है। पारुल या तो वर्ष 1962 या 1963 में जन्मी है। सबसे बड़े सदस्य का जो जन्म है 1960 में हुआ था, ठीक है। तो सतीश विशाल तरुण, फिर पारुल, प्रकाश, क्योंकि प्रकाश कितना बड़ा है, तरुण से 2 वर्ष बड़ा है, तो प्रकाश, फिर आएगा हमारे पास पारुल और फिर आएगा राजेंद्र, ठीक है। ये 6 हैं, लगातार जन्मे हैं ये। यदि किसी भाषा के कूट संकेतों में एंट्री को 1 2 3 4 5 और स्टेडी को इतना लिखा जाता है तो टीनेंट शब्द को क्या लिखा जाएगा। तो टीनेंट शब्द को लिखा जाएगा 3 1 2 7 2 3, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कैसे लिख रहा है आप यहाँ पर देख सकते हो।
टी को लिखा है 3 इसमें, ये जो टी है इसको 3 लिखा है तो यहाँ पर टी का हो जाएगा 3। ई को लिखा है 1 तो यहाँ पर ई का 1 हो जाएगा। एन को लिखा है क्या, एन को 2 लिखा है तो 2 हो जाएगा। केवल सिंपल सा क्वेश्चन ये हो जाएगा आप पे, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है ABCDEF चचेरे भाई हैं। किसी भी 2 चचेरे भाइयों की उम्र समान नहीं है परंतु सभी का जन्म दिवस समान दिनांक को आता है। सबसे छोटा 17 वर्ष का है, सबसे बड़ा 22 वर्ष उम्र का है। F उम्र में B और D के मध्य कहीं है। A B से बड़ा है, C D से बड़ा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा F की उम्र 20 वर्ष है, ठीक है। देखो सबसे छोटा 17 वर्ष का है, सबसे बड़ा 22 वर्ष का है और 22 वर्ष का है E, ठीक है। अब हमसे बोला है F B और D के मध्य में कहीं है। जो F है वो B और D के मध्य में कहीं है, B और D के मध्य में। A B से बड़ा है, A B से बड़ा है तो A यहाँ आ जाएगा। C D से बड़ा है, जो C है वो D से बड़ा है। देखो ये D यहाँ आएगा, ये B यहाँ आएगा। जो C है वो D से बड़ा है तो C इधर आएगा और D से बड़ा है वो D जो है C से पहले आएगा। A है जो B से बड़ा है तो B के बाद में आएगा A। तो ये आपको अगर सॉल्व करोगे, जमा के देखोगे एक लाइन में तो आपको आंसर निकल जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, F की उम्र 20 वर्ष निकल के आएगी, ठीक है। यदि कुछ कूट भाषा में प्लेयर को AELPRY लिखा जाए तो उसी में मैनेजर को क्या लिखा जाएगा। तो मैनेजर को क्या लिखा जाएगा, मैनेजर को AAEGMNR लिखा जाएगा, AAEGMNR, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, 8 किलोमीटर चला पूर्व दिशा में। वहाँ से उत्तर पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, उत्तर पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चला। वहाँ से फिर 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चला है, 6 किलोमीटर चला। शुरुआत के बिंदु से उसके अंतिम बिंदु की दिशा क्या होगी, तो अंतिम बिंदु की दिशा ये वाली हो जाएगी, तो ये वाली है दक्षिण पूर्व दिशा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। एक स्कूल में छात्रों की संख्या में हर एकांतर वर्ष में क्रमशः 10% की वृद्धि और कमी हो जाती है। वर्ष 2000 में वृद्धि हुई तो वर्ष 2003 में वर्ष 2000 की तुलना में छात्रों की संख्या में कितने प्रतिशत क्या हुई। तो यहाँ पर 8.9% वृद्धि करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उस पर अंकित मूल्य का 2/5 है, तो ये तो लागत मूल्य है, ये अंकित मूल्य है, ये हमको अनुपात दे रखा है 2:5, ठीक है। तो लागत मूल्य क्रमशः से मान लिया 200 और 500 हो गए, ठीक है। अब बोलता है कि यदि उसे 10% की छूट पर बेचा जाता है, 10% की छूट किस पर हुई, अंकित मूल्य पर। 500 का 10% कितना हुआ, 10% की छूट पर बेचा तो 500 का 10% छूट हो गई, मतलब 450 रुपये में उसने बेचा, 450 रुपये विक्रय मूल्य आ गया। क्रय मूल्य कितना था, लागत मूल्य 200 और विक्रय मूल्य 450, तो लाभ कितना हो जाएगा, 450 माइनस के 200 अपॉन 200 इंटू 100, ये हमारा लाभ आ जाएगा 125%, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल विक्रेता साइकिल के अंकित खुदरा मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर भी 26% लाभ कमाता है। यदि साइकिल का खुदरा अंकित मूल्य 840 रुपये है तो विक्रेता ने उस साइकिल के लिए कितने का भुगतान किया। तो यहाँ पर ट्रिक है 100 प्लस लाभ प्रतिशत अपॉन 100 माइनस हानि प्रतिशत बराबर अंकित मूल्य अपॉन क्रय मूल्य, ये यहाँ पर ट्रिक है। तो जो हमको सारी वैल्यू दे रखी है उसको रख लो, यहाँ से क्रय मूल्य निकल जाएगा 600 रुपये। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, 100 प्लस लाभ प्रतिशत अपॉन 100 माइनस हानि प्रतिशत बराबर अंकित मूल्य अपॉन क्रय मूल्य। दो वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पर बेची गईं, एक वस्तु पर 10% का लाभ 10% की हानि हुई, तो उनके क्रय मूल्यों में अंतर किस संख्या के गुणांक में होगा। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह कर लेंगे इसको, 20 आंसर हो जाएगा। श्रृंखला हमको बतानी है 3 और 28, तो 28 कैसे निकलेगा, 3 का क्यू 27 प्लस 1, फिर इसके बाद है 4 और 65, 4 और 65 कैसे निकलेगा, 4 का क्यू 64 प्लस 1, 5 और 126, 5 का क्यू प्लस 1, तो ऐसे ही 6 का क्यू प्लस 1, 6 का क्यू प्लस 1 217 आंसर हो जाएगा, ठीक है।
फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हमको एक श्रेणी दे रखी है, वो हमको बतानी है। बी हमारा आता है 2 नंबर पर, जेड आता है 26 नंबर पर और ए आता है 1 नंबर पर। ऐसे ही डी आता है हमारा 4 नंबर पर, वाई आता है 25 पर और सी आता है हमारा 3 नंबर पर। तो एक हमको क्रम मिल गया। ऐसे ही क्रम से हमको आगे भी आ जाएगा और हमारा HWG निकल जाएगा आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आप कर लोगे आराम से। ठीक है, अब हम चलते हैं हिंदी के क्वेश्चंस पर। शुद्ध स्थापन शब्द नहीं है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा नहीं है? पहला है निद्रा को जीत लेने वाला, इसको गुणाकेश बोलते हैं। सही बात है, निद्रा के जीत लेने वाले को गुणाकेश बोलते हैं। 5 वृक्षों का समाहार पंचवटी बोला जाता है, ये भी सही है। एक ही लेखक के ग्रंथों का जिल्द में प्रकाशन आत्मकथा, ये गलत है। जो वाणी अथवा मन में ग्रहण नहीं किया जा सके उसे अबाड़ मनसा गोचर कहते हैं, ये भी सही है। आ प्रत्यय से निर्मित हिंदी कृदंत शब्द समूह कौन सा है? तो आ प्रत्यय से निर्मित है घेरा, छापा, उतारा और झटका। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची हैं? तो पर्यायवाची कौन से हैं? सोने के कंचन, कनक, जातरूप और स्वर्ण युतिका। गलत है, तो इसमें धनुर्धर सही हो जाएगा। धनुषधारी, कामनेत, तीरंदाज और बाणेत, ये धनुर्धर के पर्यायवाची हैं, ये सही है। ठीक है। किस समूह में यण संधि रहित शब्द है? अनिर्भित, सख्युचित, न्यून, इनमें यण संधि है, बिल्कुल सही बात है। पितृनुमति, यद्यपि और षडानन, तो इसमें यद्यपि में यण संधि नहीं है। मात्रानंद, नदर्पण, देव्यज्ञम, ये भी सही है। दैवश्वर्य, प्रत्युपकार, नुदुर्मी, ये भी सही है, तो यहाँ पर यण संधि नहीं है। मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है। छाती उमड़ाना, प्रेम या करुणा से गदगद होना, सही बात है। चादर से बाहर पैर फैलाना, मर्यादा का उल्लंघन करना, ये भी सही है। छठी का राजा, कठिन परिश्रम करने वाला, ये गलत है। पैरों के बल बैठना, पराभव माना, ये सही है। शुद्ध विपरीतार्थी युक्त विकल्प कौन सा है? अनिवार्य, निवार्य, एकाग्रचित, अन्मनस्क, अनुलोम प्रतिलोम, ये सही है, फर्स्ट ऑप्शन। किस विकल्प में उपसर्ग से रहित शब्द हैं? बोनस है। किस विकल्प के सभी पद कर्मधारय समास से निर्मित हैं? घृतान, छायात्रु, पर्णशाला और चंद्रमुख, ये कर्मधारय समास से निर्मित हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। लोकोक्ति का युक्ति युक्त अर्थ कौन सा है? छूटा बाज ने आवे हाथ, लाभ कर वस्तु कुरूप भी हो तो अच्छी है। कन कन जोड़े मन जुड़े, बिना परिश्रम मनोकामना सिद्ध हो जाती है। रुपया तो सेख नहीं तो जुलाहा, रुपये से रुपया पैदा होता है। घर के ही मर्द हैं, डरपोक आदमी, ये फोर्थ ऑप्शन हमारा लोकोक्ति सही है। अशुद्ध युक्त बताना है हमको। कुट माने घर, कूट माने पर्वत की चोटी, तो ये भी बोनस है, ये क्वेश्चन भी। द मोस्ट सुटेबल एंटोनिम ऑफ द वर्ड मिसएंथ्रोपिस्ट, इसका जो मोस्ट सुटेबल एंटोनिम है वो है फिलेंथ्रोपिस्ट, फोर्थ ऑप्शन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हमको बताना है। फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस, फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस क्या होता है? कैलिस्ट्रोफोबिया। ए पर्सन हु हैज एन इरेसिस्टिबल डिजायर टू स्टील, इसका हो जाएगा क्लेप्टोमैनियक। तो इसमें आएगा व्हेन आई ओपनड द डोर आई सॉ ए मैन ऑन हिज नीज, ही हैड बीन टू अवर कन्वर्सेशन, he had been listening to our conversation and I wondered how much he had heard। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हमको बताना है। यू विल हैव टू पुल डाउन दिस स्काई स्क्रैपर एज यू हैव नॉट कंपाइल्ड विद द टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। दिस स्कायर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो दिस स्काई क्रैपर विल हैव टू बी पुल्ड डाउन एज द टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस हैव नॉट बीन कंप्लाइड विद, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। मुद्रास्फीति, वेतन वृद्धि और प्रतिलेखन, इनके सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। मुद्रास्फीति को इन्फ्लेशन कहते हैं, वेतन वृद्धि को इंक्रीमेंट कहते हैं और प्रतिलेखन को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। द मोस्ट सुटेबल सेट ऑफ सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड जेनरस, जेनरस बोलते हैं लिबरल, बाउंटीफुल और मैग्नेनियस को। अब कंप्यूटर के क्वेश्चन है।
टेक्स्ट को केंद्र में अलाइन करने के लिए शॉर्टकट कमांड कौन सी है? तो Ctrl+E, ये केंद्र में अलाइन करने के लिए है Ctrl+E। मल्टीमीडिया क्या होता है? एक व दो दोनों, ऑडियो और वीडियो दोनों मल्टीमीडिया होते हैं। डीएनएस का तात्पर्य क्या है? डोमेन नेम सिस्टम, ये डीएनएस का तात्पर्य है। 1 किलोबाइट किसके बराबर है? 8000 बिट के बराबर। एक निबल किसके तुल्य है? 4 बिट के बराबर होता है एक निबल। एक निबल किसके तुल्य है? 4 बिट के बराबर। भंडारण स्टोरेज की उच्चतम क्षमता क्या होती है? योट्टाबाइट। मोडेम की स्पीड को किस इकाई में मापा जाता है? बीपीएस में। आईएसडीएन का पूरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, आईएसडीएन। सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? कैश मेमोरी, ये सबसे तेज होती है। कुंजी पटल की मुख्यतः कौन सी कुंजी के प्रयोग से प्रोग्राम रद्द हो जाता है? ESC कुंजी से। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपको क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे हो, वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।